हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेक्शन 2 अभी चल रहा है, थर्सडे ऑनवर्ड हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 में पिछले क्लास में हम लोगों ने पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन इंडिया टॉपिक डिस्कस किया था। यह बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में। अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि इस टॉपिक पर सबसे हर साल लगभग क्वेश्चन आता था। इन दिनों इस टॉपिक पर आना क्वेश्चन रुक गया है, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे, ये लास्ट टॉपिक आया है आपका 56-59 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। उसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस टॉपिक पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन जो बीपीएससी में अक्सर पूछा गया है और यही पूछा गया है कि लोक उपक्रम की समस्या क्या है, लोक उपक्रम के क्या सुधार हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और दूसरा एक टॉपिक बनता है स्वायत्तता बनाम नियंत्रण का। एक दफा बीपीएससी में इस टॉपिक पर भी आया था कि भारत में लोक उपक्रमों के स्वायत्तता बनाम नियंत्रण, यानी किस प्रकार स्वायत्तता और नियंत्रण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया गया है, उस पर भी क्वेश्चन आया था। एक दफा लोक निगम को केंद्र बिंदु पर रखे क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक उपक्रम जो है 20वीं सदी में लोक उपक्रम के क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवाचार, इस तरह भी क्वेश्चन है। हमने पूरे डिस्कशन को दो भाग में बांट कर किया था। एक भाग में हमने आपको लोक उपक्रम क्या है सो बतलाया था, लोक उपक्रम के कितने प्रकार या रूप होते हैं सो बतलाया था। फिर लोक उपक्रम के क्या उद्देश्य थे स्थापना का, वो डिस्कस किया था। फिर लोक उपक्रम में किस प्रकार स्वायत्तता दिया गया है और किस प्रकार उस पर जवाबदेही और नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्या दोनों का प्रयोजन है, और फिर किस तरह संतुलन स्थापित किया जाता है, तो वो डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके लास्ट टॉपिक है लोक उपक्रम का जो समस्याएं क्या है, लोक उपक्रम के क्या उपलब्धि है, वगैरह वगैरह टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा है, करंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करंट डेटा भी चाहिए। अभी एक्चुअल लोक उपक्रम की क्या स्थिति है, सरकार किस प्रकार इसको वर्कआउट कर रही है, वगैरह वगैरह। अभी आपने देखा होगा देश में जो महासंकट चल रहा है कोरोना की वजह से, उसमें रेलवे की भूमिका देख लीजिए, इंडियन एयरलाइंस की भूमिका देख लीजिए, बैंकों की भूमिका देख लीजिए, बहुत सारे रक्षा उत्पादन इकाई जो है इन दिनों हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इन दिनों लोक उपक्रम बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समझ, तो उसी संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना काफी कह सकते हैं व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसमें भारत में लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के अधीन रहने के कारण आधारभूत ढांचा बिल्कुल तहस नहस था। और इसे विरासत के रूप में क्या मिला, इसे विरासत के रूप में कह सकते उपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचा प्राप्त हुआ और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं प्राप्त हुए। अब इसके समझ सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि कैसे जो विभिन्न भागों में टुकड़ों में बटा हुआ भूभाग है उसको एक राष्ट्र के रूप में पिरोया जाए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संतुलित विकास कैसे किया जाए। इसके लिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाए। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य के तत्वाधान में, राज्य के नियंत्रण में नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। इसके अलावा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें लोक उपक्रम और निजी उपक्रम क्या हो, दोनों का स्वामी भागीदारी हो, दोनों की उचित भागीदारी दिया जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास के गति के दिशा में आगे बढ़ना आरंभ किए। क्लियर है। तो लोक उपक्रमों की स्थापना भारत में जो मिश्रित कह सकते हो सामाजिक आर्थिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि पंडित नेहरू ने भारत में लोक उपक्रमों को क्या कहा था, आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर की संज्ञा दिया था कि वे आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो फिर आपने देखा कि भारत इस दृष्टि से क्या कहा जा सकता है, भारत में लोक उपक्रम कह सकते हो
पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित हुआ है, समझ रहे हैं। और इसकी स्थापना व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रख के किया गया है, जिसमें उन उद्देश्यों को आप कह सकते हो राष्ट्रीय उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य में बांटकर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था? देश को आत्मनिर्भर बनाना, समझ रहे, देश को अपने लोग का सबल बनाना, समझ रहे, पर निर्भरता कम करना, आधारभूत संरचना डेवलप कर लेना, ठीक है। और राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? जो संविधान के प्रस्तावना में जो हमने उद्देश्य प्राप्त लिखे थे उसे प्राप्त करना। आर्थिक उद्देश्य क्या थे? निर्धनता दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, आय और क्षेत्रीय विषमता दूर करना, समझ रहे, आधारभूत संरचना का निर्माण करना वगैरह वगैरह। और सामाजिक उद्देश्य क्या थे? जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, देश को समृद्ध बनाना, समझ। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई और लोक उपक्रम अपने उद्देश्य के प्राप्ति में बहुत हद तक सफल भी रहा। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था कि भारत में लोक उपक्रम के उद्देश्यों को अगर आप चाहो तो और भी थोड़ा एलाबोरेट रूप में वर्कआउट कर सकते हो। एलाबोरेट रूप का मतलब कि थोड़ा उसको और बढ़ा दे, जैसे राष्ट्रीय उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को थोड़ा खुला करके बतलाए तो क्या होगा? आर्थिक विकास दर को गति प्रदान करना, समझ, आर्थिक विकास को त्वरित करना, विकास दर को गति प्रदान करना। दूसरा मैंने क्या बतलाया था? औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना। जैसे अभी थोड़ा पहले मैंने बताया कि जब देश आजाद हुआ तो आधारभूत संरचना के नाम पर बिल्कुल नदारत था, तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई विकास वगैरह आधारभूत संरचना का हो ही नहीं सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था ताकि एक पृष्ठभूमि बन जाए, ताकि निजी क्षेत्र काम कर सकते हैं। तो क्योंकि निजी क्षेत्र इन क्षेत्रों में जोखिम नहीं लेना चाहते, जहाँ मतलब आधारभूत संरचना ना हो या जोखिम ज्यादा हो, चाहे जहाँ मुनाफा की संभावना कम हो वगैरह वगैरह। क्लियर था। दूसरा हुआ आधारभूत संरचना का निर्माण करना। तीसरा, चूंकि भारत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाया था, समाजवादी संरचना का संकल्पना था, तो ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक था कि धन का संसाधन कुछ हाथों में न सिमट जाए, एकाधिकार ना हो जाए, समझ। आर्थिक संसाधनों पर फिर सामरिक महत्व में मतलब कह सकते बहुत सारे क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्रों में पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर बनाना। ऐसा शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टील इंडस्ट्री वगैरह बने और बहुत सारे जो हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए फॉरेन कोलैबोरेशन से शुरू किया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था और हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो? मतलब सभी क्षेत्रों में या देश के सभी भागों में क्षेत्रीय विषमता दूर करना और तीव्र संतुलित विकास, क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। तो क्षेत्रीय असंतुलन बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ क्षेत्र काफी डेवलप थे, कुछ क्षेत्र बिल्कुल अनडेवलप थे, समझ रहे। फिर क्या होता था? आपका रोजगार की संभावना विकसित करना। यहाँ पर रोजगार का भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। भुगतान संतुलन पर दबाव को कम करना। भारत में आप देखोगे कि जो भुगतान संतुलन का स्थिति है वो हमेशा एडवर्स ही रहता है। एक्सपोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इसके अलावा क्या है बताइए कि छोटे उद्योग और लघु उद्योग, कृषि इत्यादि को बल प्रदान करना, बड़े उद्योगों के माध्यम से, लोक उपक्रमों के माध्यम से। फिर कह सकते हैं पुनर्निवेश के लिए पूंजी संग्रह करना, कैपिटल जनरेट करना, समझ रहे हैं। आय और धन का क्या है? पुनर्आवंटन सुनिश्चित करना। गरीबों से, जिसके पास ज्यादा पैसा है उनको थोड़ा रैशनलाइज करके, जिनके पास बिल्कुल नहीं उसको सुनिश्चित करना। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, अगर इतने लंबा चौड़ा ना बोले तो कुछ तो बोल ही सकते हैं। सबसे पहले धन का एकाधिकार कुछ लोगों के हाथ में ना सिमटे, एकाधिकार संकेंद्रण के प्रवृत्ति को रोकना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, कृषि और लघु उद्योग इत्यादि को बल प्रदान करना, रोजगार का अवसर ढूंढना, समझ रहे हैं, मतलब क्षेत्रीय विषमता दूर करना, समझ रहे। फिर आप कह सकते हो सामरिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, भुगतान संतुलन पर जो दबाव है उसको दूर करना।
ये सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। और आपको बता दूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग पर बल दिया गया था और उद्योग के आलोक में लोक उपक्रमों को फूलने का आगे बढ़ने का बहुत अधिक अवसर मिला। यही कारण है कि जैसा आप देखते हो, जब देश आजाद हुआ था, 1951 का स्थिति ले लो, जब भारत आर्थिक विकास के क्रम में आगे बढ़ना चाहा, तो उस समय भारत में कितने लोग केंद्र स्तर पर कितने लोग उपक्रम थे? केवल 5। और उसमें कितना पैसा निवेश किया गया था? मात्र 29 करोड़ रुपया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसमें मात्र कितने उपक्रम थे? 5, और कुल निवेश था 29 करोड़ रुपया। आज देखो तो 2019 का आंकड़ा में 339 लोक उपक्रम है, जिसे बीमा कंपनी को हमने शामिल नहीं किया है। और उसमें 257 लोक उपक्रम क्या है? अच्छा काम फंक्शनिंग है, और 82 अभी आरंभ होना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? महसूस करते हैं आप कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें 5 था, अब 339 है, जिसमें 257 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उस समय कितना पैसा लगा हुआ था? 29 करोड़ रुपया। और अभी क्या देख रहे हो? 16.4 लाख करोड़ रुपया अभी उसमें लगा हुआ है। 16.4 लाख करोड़ रुपया अभी उसमें निवेश किया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में लोक उपक्रमों ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केंद्रीय भूमिका निभाया, और इसका बहुत राष्ट्रीय उत्पादन में महती योगदान है, महती भूमिका है। आप चाहे लिग्नाइट ले लो, कॉपर ले लो, चाहे पेट्रोलियम ले लो, जिंक ले लो, समझ रहे हैं, इन सब क्षेत्रों, अल्युमिनियम ले लो, फर्टिलाइजर ले लो, इन सब क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में लोक उपक्रमों का अच्छा खासा योगदान है। जहां तक फर्टिलाइजर में इसका 1/3 योगदान है, स्टील और एल्युमिनियम में 50% योगदान है, जिंक के क्षेत्र में 80% योगदान है, लिग्नाइट, कॉपर, पेट्रोलियम इत्यादि के क्षेत्र में इसका लगभग 70% योगदान है। तो आप देखते हैं तो लोक उपक्रमों का इस क्षेत्र में लगभग भागीदारी टाइप का है। इन्होंने जितने भारत में लोक उपक्रम है, इन्होंने मॉडल नियोक्ता की भूमिका निभाए, मॉडल मतलब आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाए, और इन्होंने अपने कर्मचारियों को बेहतर जीवन प्रदान किया, उन्हें बेहतर रोजी, सबसे पहले एक लार्ज संख्या में लोगों को क्या दिया? रोजगार दिया है। जैसे देख सकते हैं अभी लोग 2018-19 में लोक उपक्रम में कितने लोग जॉब कर रहे हैं? 13.2 मिलियन, समझ रहे? यानी 13 करोड़ कह सकते हो, 13 कह सकते 130 लाख लोग इसमें क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो 13.2 मिलियन लोग अभी इसमें रोजगार में संलग्न है। कह सकते हो 1.3 बिलियन लोग अभी लोक उपक्रम में काम कर रहे हैं। क्लियर है? और इन्होंने अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, अच्छा बेहतर लाइफ स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, समर रिक्रिएशन सेंटर वगैरह वगैरह, हाउसिंग वो सब बेहतर दे रखा है। इसने वर्चुअली क्या है? इसने बहुत सारे कह सकते हो आय और धन के पुनर्आवंटन के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किया है। और छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, फिर आप राजस्थान ले लो, उड़ीसा ले लो, इन सब जो पिछड़े हुए क्षेत्र कभी होते थे, उनमें काफी विकास सुनिश्चित किया है। इसके अलावा आप क्या देखते हो? इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के क्षेत्र में भी राष्ट्र को काफी योगदान दिया, और विदेशी मुद्रा के नाम में इसने कितना दिया? 1,43,377 करोड़ रुपया पिछले वर्ष राष्ट्र के राजकोष में जमा किया विदेशी मुद्रा के रूप में। समझ रहे? इसका ये महत्वपूर्ण योगदान है, 1,43,377 करोड़ रुपया। इसके अलावा और आप क्या देखते हो? इसके अलावा देखते हो इन्होंने परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बहुत कह सकते हो एक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज किया है। और इन्होंने टैक्स के रूप में सरकार को एक अच्छा खासा योगदान भी दिया है। जहां तक आप टैक्स में देखो तो इनका राजकोष में जो योगदान रहा है 3.68 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष रहा है, टैक्स के रूप में इसने
सरकार को दिया है, समझ रहे हैं। इसने कह सकते हैं पूंजी निवेश के लिए या पूंजी मतलब पुनर्निवेश के लिए पूंजी संग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यूटीआई को ले लो, चाहे LIC को ले लो, चाहे SBI को ले लो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक को ले लो, के लोगों ने पैसा जमा बचत को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण के लिए पैसा भी जमा कर रखा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोक उपक्रमों पर समाज के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से आप क्या देखते हो कि जो पिछले वर्ष इसने मतलब 257 लोक उपक्रमों में से 150 लोक उपक्रमों ने 3,873 करोड़ रुपया समाज पर खर्च किए। समझ रहे। तो इस हिसाब से आप देखते हो लोक उपक्रमों का बड़ा जबरदस्त या उल्लेखनीय योगदान है राष्ट्र के विकास में। तो मैं आपको बता दूं, भारत में लोक उपक्रमों की जो स्थापना की गई थी और जिस पर जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर की संज्ञा दिया था, वह भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वो आर्थिक विकास का नेतृत्व प्रदान किया है। या संख्या के दृष्टि से, योगदान के दृष्टि से, मुनाफा के दृष्टि से, विदेशी मुद्रा के दृष्टि से, आय और क्षेत्रीय विषमता दूर करने के दृष्टि से, रोजगार देने के दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो भी मैंने आपको आंकड़ा बताया कि इनकी संख्या पहले 29 थी, 5 थी, जो बढ़कर 257 अभी एक्शन में, अथवा 339 है। पहले 29 करोड़ था, अभी 16.4 लाख करोड़ है। अभी 13.2 मिलियन लोगों को जॉब दे रखा है और राजकोष में टैक्स के रूप में 3.68 लाख करोड़ रुपया दे रखा है। और उसके बाद समाज के प्रति इसकी जवाबदेहिता के रूप में जो CSR कहते हैं वो 3,873 करोड़ रुपया है। और विदेशी मुद्रा के रूप में इसने 1,43,377 करोड़ रुपया कमाए हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि भारत में लोक उपक्रम भारत के मतलब उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 वर्षों का लेखा जोखा यदि देखते हैं और समाज में लोक उपक्रमों की उपलब्धि और समाज पर उनका पड़ा प्रभाव को सबको आकलन करके देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब तस्वीर का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा कुछ और भी कह रहा है। क्योंकि समस्याओं का जड़वत बना रहना, अभी भी निर्धनता रहना, बेरोजगारी की समस्या होना, बड़े संख्या में आय और क्षेत्रीय विषमता भी कुछ मायने में देखा जाना, या यूँ कह सकते हैं आपकी आधारभूत संरचना का बहुत सारे जगह अभी भी अभाव होना, इस बात पर बल देता है कि भारत में लोक उपक्रमों ने निश्चित रूप से सफलता पाई है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, इसके मार्ग में अभी बहुत सारे दिखते हैं। जैसा कि आप देख लो, 257 लोक उपक्रम में 184 लोक उपक्रम लाभ कमा रहे और 71 लोक उपक्रम क्या है अभी हानि झेल रहे हैं। अगर इनका कुल इनकम देखा जाए, लाभ देखा जाए, तो 1.7 लाख करोड़ है और इनका हानि कितना हुआ 31,635 करोड़ रुपए हुआ। यानी कि लोक उपक्रम जो है मैं मतलब अगर देख लो 257 में अगर 71 को रख लिया जाए तो मोटा मोटी कितना हो गया, करीब आप 280 मतलब और 1/4 से मतलब ज्यादा ही हो गया। मतलब कह सकते हैं 71 लोक उपक्रम जो है अभी भी मतलब क्या कर रहे हैं, 1/3 के आसपास, 1/3 से थोड़ा ज्यादा लोक उपक्रम लॉस में चल रहे हैं। समझ रहे। और राज्यों का लोक उपक्रम को मिला लो तो और ही 72 इसके अधिकांश राज्यों के लोक उपक्रम की टोटल संख्या 1000 के आसपास हो जाएगा। अगर राज्य के लोक उपक्रम और केंद्र के लोक उपक्रम को मिला दिया तो टोटल संख्या 1000 से भी ज्यादा है। और राज्यों के लोक उपक्रमों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ राज्य के लोक उपक्रम निश्चित रूप से अच्छा कर रहे,
कुछ राज्य में कुछ लोक उपक्रम सभी राज्यों में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोक उपक्रम राज्यों में बदहाल स्थिति में चल रहे हैं। तो मोटा मोटी आप देख रहे हो कि ये राजकोष पर एक तरह से बोझ के समान होते जा रहे हैं। इनका नॉन परफॉर्मेंस जो है सरकार पर मतलब कह सकते दबाव बनाता जा रहा है और सरकार को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोक उपक्रम जो इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और उनमें से परफॉर्मेंस पूरा ना हो पाया, इसका मेन वजह क्या है। तो उस वजह को हम लोग चाहें तो 3 वर्गों में, वैसे तो बहुत सारे वजह तीन वर्गों में बांट के कर सकते हैं, प्रबंधकीय समस्या, प्रक्रियात्मक समस्या और बाह्य समस्या। जैसे राजनीतिक दबाव इत्यादि भी लोक उपक्रमों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उन्हें बाह्य के रूप में लिया है। प्रबंधकीय समस्या का मतलब क्या हुआ, जो इंटरनल मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, जैसे कर्मचारियों का इम्प्रॉपर प्लानिंग किया गया है, हमारे आधुनिक तकनीकों का अभाव है, या फिर कह सकते हो स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म का अभाव है। समझ रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है, डिस इकोनॉमी है। तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रबंधकीय में आ जाएगा। प्रक्रियात्मक में क्या आएगा, प्रक्रियात्मक का जो मूल्य होता है वो ढंग से निर्धारित नहीं होता है। ये वर्चुअली क्या होता है, कॉम्पीट नहीं कर पा रहे दूसरे प्राइवेट सेक्टर के साथ, या फिर कह सकते क्वालिटी इनका जो प्रोडक्ट का वो अप टू मार्क नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसा है, इनका जो कॉस्ट पड़ जाता है वो बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। तो ये सब प्रक्रियात्मक में हो जाएगा। और वाह में कौन हो जाएगा, परियोजना का गलत चयन होना, या स्थान का गलत चयन करना, या फिर कह सकते हो पॉलिटिकल कह सकते प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, राजनीतिक चारागाह के रूप में इसका इस्तेमाल होना। जो राजनेता चुनाव में हार जाते हैं उनको लोक उपक्रम में कोई पोस्ट देके बैठा दिया जाता है, उनके परिवार के लोगों को लोक उपक्रम में भर दिया जाता है। समझते, ये सब बहुत सारा मिसयूज होता है। जितना ITDC वगैरह का होटल मैक्सिमम लोक उपक्रम के होटल जो चल रहे और लॉस में जा रहे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल मिसयूज ज्यादा होता है उसमें। तो ये सब बहुत सारे कारण है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या कारण है लोक उपक्रमों के बदहाली का, तो आप सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं असंगत और अनुपयुक्त मूल्य नीति। जो इसका प्राइस होता है वह ढंग से निर्धारित नहीं होता, असंगत होता है और त्रुटिपूर्ण होता है। उसके बाद क्या बोलोगे, तकनीकी पिछड़ापन। अभी भी ये प्राइवेट सेक्टर के जैसा तौर तरीका अपना नहीं पाते हैं, पुराने घिसे पिटे तौर तरीकों पर काम कर पाते हैं, इसीलिए इनका कॉस्ट भी ज्यादा आता है और क्वालिटी भी नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्या है, मतलब ये उत्पादन क्षमता का न्यूनतम इस्तेमाल। जितना उत्पादन क्षमता इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्या है, मतलब ये अनुपयुक्त मानव संसाधन, मतलब नियोजन। जो मेन पावर है वह ढंग से नियोजित नहीं किया गया। कहीं पर कर्मचारी ज्यादा है, कहीं कर्मचारी कम है, कहीं कर्मचारी अनप्रोफेशनल टाइप का है, उनमें विशेषज्ञता का अभाव है। फिर लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, कई परियोजनाएं बड़ी लंबे अवधि के हैं और जब तक उनमें उत्पादन शुरू नहीं होगा खर्च लगातार बढ़ते जाता है। फिर देखते हो गए राजनीतिक कारणों से और दूसरे कारणों से क्या होता है, परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका परियोजना लागत भाग जाता है और फिर वह आधा अधूरा हो जाता है। भारत श्रम प्रधान देश है और लेकिन कुछ उद्योग भारत में श्रम के बजाय वो पूंजी केंद्रित है, जो भारत के दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अकुशल प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है वो ढंग का नहीं है और उस हिसाब से अप टू मार्क नहीं काम कर पाता है। स्वायत्ता का अभाव, जितना लोग उपक्रमों को चाहिए काम करने के लिए फ्रीडम, उतना फ्रीडम उसको नहीं दिया गया है। फिर सोशल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है कि अपने कर्मचारी के हाउसिंग पर, स्कूलिंग पर, हेल्थ पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, जिसके कारण भी लॉस हो जाता है। फिर परियोजना का जो चयन किया जाता है राजनीतिक कारणों से, तो कई दफा राजनीतिक कारणों से गलत चयन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट ज्यादा आता है और प्रोडक्शन अप टू मार्क नहीं हो पाता है। फिर असंगत प्रतिस्पर्धा, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको BSNL से अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि कैसे मतलब कह सकते असंगत प्रतिस्पर्धा का शिकार है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद, बड़ा सरकार का सपोर्ट होने के बावजूद भी मैनेज नहीं कर पाता है।
फिर मजदूर संघ, कह सकते हो दबाव समूह इत्यादि का बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, जिसके कारण सरकार कुछ ठोस निर्णय नहीं ले पाती है। समझ रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो सरकार चाहती है लोक उपक्रमों का डिसइन्वेस्टमेंट करना या प्राइवेटाइज करना, तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा आरोप या सब विरोध प्रदर्शन ये सब शुरू होने लगता है। फिर अकुशल रख रखाव प्रबंधन के संसाधन, एफसीआई का देखते हुए कितना अनाज सड़ जाता है, स्टेशन पर ही सड़ेगा, बोरा का बोरा अनाज सड़ रहा, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारे मशीनें खरीदा कर आती है, उनका रख रखाव ढंग से नहीं हो पाता, उनमें बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण परिसीमाएं जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हो। तो मैंने बताया जैसे अकुशल प्रबंधन, असंगत मानव संसाधन नियोजन, समझ रहे कि नहीं सर, अकुशल प्रबंधन, असंगत मानव संसाधन नियोजन। फिर आप कह सकते हो मजदूर संघ, दबाव संघ इत्यादि जैसे पुराने तौर तरीकों का इस्तेमाल होना जो नए प्रौद्योगिकी नहीं है। मतलब कह सकते हो असंगत प्रतिस्पर्धा झेलते हैं, पूंजी केंद्रित स्वरूप इनका है, जबकि इन्हें होना चाहिए श्रम आधारित स्वरूप होना चाहिए। इसके अलावा और क्या देखते हैं, रख रखाव में ढंग का व्यवस्था नहीं, संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा है तो आप तो 10-12 नहीं, कम से कम 6-7 तो आपको बतला ही देना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मूल्य वाला तो आप दे सकते हो कि मूल्य नीति इनका ढंग का नहीं रहता है। फिर दूसरा मैन पावर प्लानिंग भी दे सकते हो कि इनमें जो कर्मचारियों का जो व्यवस्था है वह ढंग का नहीं है। तीसरा क्या है, ऑपरेशन कॉस्ट इनका बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं। इनमें जैसे आप, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने देखा था कि जैसे पश्चिम बंगाल में एक बस पर 20 कर्मचारी काम करता है। तो एक बस पर 20 कर्मचारी काम कर रहे हो, एक बस पर मान ली 35 सीट ही होता है और सब 20 कर्मचारी उस पर काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से 15 कर्मचारी का पैसा जो 15 पैसेंजर का जो पैसा मिलेगा बचेगा, उससे डीजल भरवाना है, उससे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करना है। तो कहाँ से वो साउंड मैनेजमेंट या सडन से काम कर पाएगा, कितना ज्यादा मैन पावर। कहीं और मैं पढ़ रहा था कि कहीं अमेरिका वगैरह में जो पर प्लेन जो पर प्लेन जो मैन पावर एम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में 123-125 के आसपास है, भारत में 700 है। तो इतना जो ज्यादा लोगों की संख्या एरोप्लेन में जुड़े हुए, जबकि उनका कोई बहुत ज्यादा योगदान भी नहीं हो सकता है इस मायने में, तो फिर वो केवल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्या है बताइए, अंतर्दृष्टि और अभिप्रेरण का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटी है, जिनको निर्णय लेना है, उनमें अंतर्दृष्टि नहीं है और न कर्मचारियों में ऐसा ही प्रेरण है मुनाफा कमाने और बेहतर परफॉर्म करने का। एक इनर्सिया डेवलप कर रखा, उन्हें लगता है वह सिक्योर है, उनको कौन हटा सकता है। तो उनको मतलब सिक्योरिटी जो है ना, वो भी उनको कुछ मायने में उनके परफॉर्मेंस को दुष्प्रभावित करता है। फिर संसाधनों का बड़े पैमाने पर बर्बादी होता है, या फिर आप जितना क्षमता है उतना इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण लोक उपक्रम जो है, जितना परफॉर्मेंस उम्मीद किया गया था, जितना प्रत्याशा किया गया था, उतना नहीं कर पाए। और उसी का नतीजा है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तस्वीर जो उभर कर आई वह आधा अधूरा है। कुछ क्षेत्र तो काफी डेवलप हुए, कुछ व्यवस्था, कुछ उद्योग काफी डेवलप है, कुछ राज्य काफी डेवलप हो गए, लेकिन कुछ राज्य अभी भी पीछे है। अभी भी एक बड़े संख्या में तादाद ऐसे है जो निर्धनता रेखा के नीचे है, और उनमें बेसिक पॉवर्टी आप बोल सकते हो कि वे अपने बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे। अभी भी सड़क, बिजली, पानी जैसा आधारभूत संरचना वगैरह का अभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी भी इस संदर्भ में रीथिंक करने की जरूरत है, पुनर्विचार करने की जरूरत है और वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसा कि भारत में लोक उपक्रमों का अगर आप ग्राफ देखो तो 1956 में कह सकते हो भारत में लोक उपक्रमों का उत्थान का दौर शुरू हुआ, जब नई औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वह उद्यम को केंद्र बिंदु पर रखकर डेवलप किया गया था। लेकिन फिर आप देखते हो 90 के दशक आते आते
फिर अर्थव्यवस्था में थोड़ा स्लैकनेस आ गया और फिर लोक उपक्रमों की हालत बदहाल में हो गई। तो उसके आलोक में सरकार को उधर वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का सिलसिला आरंभ हो गया। परिणामतः सरकार को बाध्य होकर लोक उपक्रमों के प्रति जो अपना दृष्टिकोण था उसको बदलना पड़ा और नई आर्थिक नीति बनाना पड़ा। तो आप देखते हो 1991 में नए औद्योगिक नीति बना और नए औद्योगिक नीति में बहुत सारे नए तब्दीली किए गए। तो इस प्रेजेंट पर वर्कआउट करने के लिए नए औद्योगिक नीति पर एक नजर देख लेना आवश्यक है। जैसा कि उसमें क्या कहा गया था कि लोक उपक्रम जो है ना केवल रणनीतिक क्षेत्र में काम करे और बाकी क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, निजी क्षेत्र को, मतलब रणनीतिक क्षेत्र उच्च प्रौद्योगिकी और सामरिक महत्व के क्षेत्रों में ही काम करे और बाकी सबको क्या कर दे, निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दे, ये कहा गया था। दूसरा क्या किया था कि जो लोक उपक्रम जो है घाटा पे चल रहे हैं उनको पुनर्वास किया जाए या फिर अंतिम विकल्प के रूप में क्या किया जाए, उनका डिसइन्वेस्टमेंट या फिर उसको बंद कर दिया जाए। तीसरा, अगर कर्मचारी लोक उपक्रम के बंद होने से अगर हटते हैं तो उनके पुनर्निवास के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग से बंदोबस्त किया जाए। समझ रहे हैं। फिर कहा था कर्मचारी लोग लोक उपक्रम में जुड़े रहे, इसके लिए पूंजी जो उसका ये होता हो म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से कुछ ऑनरशिप उन्हें भी दिया जाए ताकि वह उसमें जुड़े हुए महसूस कर सके। फिर इसने बोला कि लोक उपक्रमों का जो प्रबंधन है उसको रीऑर्गेनाइज करने का है और उसको और ज्यादा व्यवसायिक और ज्यादा अधिकार संपन्न करने की जरूरत है। फिर उसने बताया कि जो लोक उपक्रमों के साथ MOU टाइप की व्यवस्था की जाए। MOU का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से संधि समझौता हो, सरकार उन्हें स्वायत्तता दे, बदले में उन्हें सरकार को निष्पादन देना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लोक उपक्रमों का जो बजटरी सपोर्ट है उसको धीरे धीरे कम करना होगा और लोक उपक्रमों को कहा जाए कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। समझ रहे। तो आप देखते हो 1991 में लोग जो नए औद्योगिक नीति आया वो नेहरूवादी जो नीति था औद्योगिक नीति उसे जस्ट यू टर्न ले लिया और इसने लोक उपक्रमों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, लोक उपक्रमों के क्षेत्र को सीमित करने के लिए, लोक उपक्रमों को ज्यादा व्यवसायिक बनने के लिए, लोक उपक्रमों को समग्र निजी उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो नए औद्योगिक नीति को आप मान सकते हैं यू टर्न। और उसी के आलोक में आप देखते हो उस समय डी रिजर्वेशन किया गया। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अनारक्षण। उस समय जिस समय नए औद्योगिक नीति आया था उसमें 18 क्षेत्र था, जिसमें 17 क्षेत्र था जिसमें लोक उपक्रम का एक अधिकार था। जिसे घटाते घटाते वर्तमान में भी 3 क्षेत्र है जिसमें लोक उपक्रम काम कर का अधिकार है। रेल हुआ, परमाणु ऊर्जा हुआ, परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्या कहते हैं खनिज हुआ। इन्हीं 3 क्षेत्र में लोक सरकार का एकाधिकार है। बाकी सब क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए, बहुउद्देशीय कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा जो सुगम उद्योग है उनके पुनर्वास के लिए सरकार व्यवस्था की और एक BIFR बनाई और उसके माध्यम से उन्हें बोर्ड ऑफ फिनेंशियल, क्या कहते हैं BIFR का फुल फॉर्म क्या हुआ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और उसके माध्यम से उसे पुनर्खड़ा करने का प्रयास किया गया। फिर लोगों कर्मचारियों को गोल्डन हैंडशेक नीति के तहत, गोल्डन हैंडशेक नीति का मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जो कर्मचारी चाहते हैं कि आप लोक उपक्रम से निर्वित हो ले तो उनको अच्छा खासा पैसा देकर, मुआवजा देकर उन्हें नौकरी से रुखसत किया जाए ताकि लोक उपक्रम पर जो कर्मचारी के मतलब वेतन का जो बोझ है उसे कम किया जाए और इसे ज्यादा ज्यादा मतलब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया जाए। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, लोक उपक्रमों का विनिवेशीकरण किया जाए। लोक उपक्रम में जो सरकार का पैसा लगा हुआ है उस पैसा को वापस लिया जाए। शुरू में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कमेटी बना, फिर डिसइन्वेस्टमेंट के लिए आयोग बना, फिर अलग से एक मंत्रालय बन गया
डिसइन्वेस्टमेंट का भी वित्त मंत्रालय में एक विभाग है डिसइन्वेस्टमेंट का, जो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न इत्यादि देने की व्यवस्था की गई। 1997 में मतलब 9 लोक उपक्रम जो परफॉर्म कर रहे थे बहुत अच्छा, उन्हें नवरत्न का, और 97 लोक उपक्रम जो बेटर कर रहे थे, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें मिनी रत्न देने का व्यवस्था किया गया। क्लियर है। इसके अलावा लोक उपक्रमों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कि जो लोक उपक्रम मतलब सरकार के साथ एक संधि समझौता करेंगे, बदले में सरकार उन्हें क्या देगी, सरकार उन्हें सुविधाएं देगी और बदले में उन्हें सरकार को बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। यह फ्रांस की निष्पादन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का भारतीय संस्करण है, MOU। क्लियर है। तो इसको भी लागू किया गया, यानी कि नए औद्योगिक नीति के तहत हमने अनारक्षण किया, फिर लोग जो रुग्ण लोक उद्यम थे उसका पुनर्वास करने की प्रयास हुआ, फिर आप कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्रयास हुआ, फिर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिया गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया गया, फिर क्या किया गया आपका, फिर आपको महारत्न, नवरत्न वगैरह की संज्ञा दी, उपाधि दिया गया, विशेष सुविधाएं दी गई, और फिर लास्ट में MOU जैसी व्यवस्था जोड़ी गई और उन्हें बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया गया। तो उन्हीं सब परिवर्तनों के साथ लोक उपक्रम भारत में 21वीं सदी में प्रवेश किया और इन्हीं सब दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों सरकार बदली और जो वर्तमान में सरकार है वह लोक उपक्रमों के प्रति थोड़ा और व्यवसायिक दृष्टिकोण रखती है और इसका मानना है कि लोक उपक्रमों को सरकार के व्यवस्था पर या सरकार के सहयोग से हटकर थोड़ा अपने ऊपर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा व्यवसायिक होना चाहिए, ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर सके, व्यवसायिक हो सके, मुनाफा कमा सके और फिर जो नव भारत न्यू इंडिया का कंसेप्ट है उसमें योगदान दे सके। तो वर्तमान में आप क्या देख रहे हो कि भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उन लोग नन स्टेज से भी जो प्रधान वित्त मंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उसमें भी घोषणा किया कि नन कह सकते हो गैर राजनीतिक क्षेत्र वाले जो लोक उपक्रम है उसको निजीकरण किया जाएगा, निजी हाथों में दिया जाएगा, समझ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस, रेल वगैरह वगैरह में बहुत सारा पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर सेल आउट करने की व्यवस्था अभी चल रही है। तो इस पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रेल में प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने की अनुमति दे दी गई, तो प्राइवेट बहुत सारे तेज ट्रेन चल रहे हैं आज के तारीख में, समझ रहे हैं। फिर आप देख रहे हो इंडियन एयरलाइंस का क्षेत्र तो आपको पता ही है कि बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर अभी काम कर रहे हैं इसमें, समझ रहे। ऊर्जा के क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन के डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का भागीदारी दिया जा रहा है। अभी कोल के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर्स को इंटर करने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। इस प्रकार क्या देख रहे हो कि वर्तमान में लोक उपक्रम जो है वह एक तरह से परिवर्तन के क्रम से चल रहे हैं। आज लोक उपक्रमों पर बहुत तरह का दबाव चल रहा है, बहुत तरह का परिवर्तन का दबाव। जैसे पिछले दिनों बैंकों का एकीकरण कर दिया, कुछ बैंक को मिला के मतलब उसको मर्जर किया गया, तो वो भी उसी रणनीति का हिस्सा था, समझ रहे हैं। तो आप देखते हो कि पिछले दिनों लगातार लोक उपक्रमों के दिशा में सरकार का नजरिया खास रहा है और वह लोक उपक्रमों को अधिक व्यवसायिक, अधिक निष्पादनकारी, अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक भारत के निर्माण में अधिक सहयोगी बनाने की दिशा में काम कर रही है, समझ रहे हैं। वैसे तो इसकी बड़ी आलोचना भी होती है, कई लोग का मानना कि हम लोक उपक्रमों का निजीकरण करके, विनिवेशीकरण करके राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत निजी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का लोक उपक्रम और निजी उपक्रम दोनों का अस्तित्व स्वाभाविक व्यवस्था है, तो इसलिए कोई बहुत ये गौरतलब नहीं है कि अगर निजी क्षेत्र काम कर रहे हैं, केवल ये देखना है कि लोकहित इससे बड़े पैमाने पर दुष्प्रभावित न होने पाए। लोकहित के लिए सुनिश्चित करने के लिए IRDA, ट्राई जैसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि लोकहित को अल्टीमेटली रेगुलेट किया जा सके और प्राप्त किया जा सके।
तो वर्तमान में 21वीं सदी में आज के तारीख में लोक उपक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक तरह से रेल को देख लो, पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए जिस तरह से भूमिका निभाया, कोरोना के जो मरीज थे उनके देखभाल के लिए जो अपना मतलब सेंटर बनाया, रेलवे का जो बॉगी था उसमें अपना क्वारंटाइन सेंटर बनाया। फिर आपने देखा होगा डिफेंस के बहुत सारे इकाइयां जो रक्षा उत्पादन इकाइयां स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पीपीई वगैरह बनाने के दिशा में काम कर रही है, मास्क बनाने के दिशा में काम कर रहे, सैनिटाइजर बनाने की दिशा में काम कर रहे। तो ये देखा पिछले बैंकों का, पिछले दिनों देखा होगा आपने कि सरकार के जितने योजनाएं आ रही सब बैंक के माध्यम से ही आ रहा है और उस हिसाब से वर्तमान में बैंकों पर बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है और लोग न्यू इंडिया का जो मार्ग है इसी के माध्यम से निकाला गया है। तो इस दौरान आप देख रहे हो कि आज के इधर इंडियन एयरलाइंस को देख लो कि बड़े पैमाने पर किस तरह से भारत में भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत में लाने का काम किया। समझ रहे इसको आप क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग जो कोरोना वायरस से प्रभावित भारत में के जो प्रवासी लोग थे दूसरे देशों में फंसे थे उनको भारत में लाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार अभी आप देख रहे हो कि लगातार लोक उपक्रम अपनी उपयोगिता, अपनी प्रासंगिकता लगातार सिद्ध कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत में लोक उपक्रमों की प्रासंगिकता पहले के समान आज भी है, आर्थिक विकास का संवाहक माना जा सकता है। आज भी इससे रोजगार, आय और क्षेत्रीय असंतुलन, निर्धनता इत्यादि को एड्रेस किया जा सकता है। हाँ, जरूरत है इसे और अधिक व्यवसायिक बनाने का, जो और इसे कार्यकुशल बनाने का और इसे प्रतिस्पर्धी बनाने का, ताकि यह अपने ऊपर निर्भर रह सके और वह प्रतिस्पर्धा का खुलकर सामना कर सके। और इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस दिशा में सकारात्मक प्रगति दर्ज होगा। तो आप इसको अपने तरीका से लिखने की कोशिश करना, कि आप 59वें क्वेश्चन को लिख के लाओ ना, जो 59 में जो बीपीएससी में आया है इस क्वेश्चन को लिख के आइएगा कि भारत में उदारीकरण काल के उपरांत लोक क्षेत्र की समस्याओं का व्याख्या करें। मतलब जो आज पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट लिबरलाइजेशन देख सकते हो, जो लिबरलाइजेशन के बाद, आज उदारीकरण के बाद, जिसमें निजी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र भी काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुउद्देशीय कंपनी भी आ रहे। तो बैंक या जो भी लोक उपक्रम क्या करे, कैसे उसको वर्कआउट करे, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी देखने को मिल रहा है और उसको कैसे वर्कआउट करना है। तो हमने क्वालिटी सुधारे, परफॉर्मेंस सुधारे, प्रोफेशनलिज्म लाए, कॉस्ट को कम रखे, सर्विसेज को पर ध्यान दे, MOU या फिर सिटीजन चार्टर जैसे नए व्यवस्था को लागू करे, विज्ञान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे। तो अगर आपसे कोई पूछता हो कि लोक उपक्रमों को पोस्ट LPG फेज में क्या क्या नया समस्या देखना पड़ रहा है, तो पोस्ट LPG फेज में आज के तारीख में जैसे बैंक को ले लो, इंश्योरेंस को ले लो, तो सबसे बड़ा इनका सामना हो रहा है बहुत प्राइवेट सेक्टर का कंपनियों से या प्राइवेट सेक्टर के जो लोक उपक्रम उनके साथ हो रहा है, बहुउद्देशीय कंपनियों से इनका प्रतिस्पर्धा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप तो कुछ कम है, लेकिन फिर भी जितना मतलब व्यवसायिकता इसमें होना चाहिए अभी उतना व्यवसायिकता नहीं आया है। किसी मेन पावर प्लानिंग में अभी और प्रोफेशनलिज्म लाए जाने की जरूरत देखते हैं। सरकार के घोषणाओं में और रियलाइजेशन में तो बहुत टाइम लगता है, एक बोटलनेक है, इसको दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या आपको लगता है? 5 बतलाइए समस्या लोक उपक्रम का पोस्ट LPG फेज में। तो फर्स्ट प्रतिस्पर्धा की समस्या, दूसरा गुणवत्ता की समस्या, तीसरा आप क्या कह सकते हो, मतलब कह सकते हो नवाचार का अभाव, वो नव आधुनिकता की समस्या भी देगा। फिर असंगत मूल्य अभी भी काम कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में वो कम पर है, यहाँ गवर्नमेंट का सेक्टर से इंडियन एयरलाइंस का ले लो, इंडियन एयरलाइंस का भाड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट वन, और क्वालिटी सर्विस भी उतना अच्छा नहीं दे पाता। तो ये एक बहुत बड़ा लोग मजबूरी से उसके सेवा को ले पाते, अदरवाइज किसी को इच्छा नहीं रहती। तो ये सब को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। यू हैव टू वेरी मतलब ग्राउंड वर्क लेवल पर जाकर देखना पड़ेगा
कि क्या समस्या लोग उपक्रम झेल रहे हैं। समझ तो प्रोफेशनलिज्म का अभाव, प्रतिस्पर्धा का समस्या, समझ रहे हैं मूल्य का संगति, फिर राजनीतिक दबाव, हस्तक्षेप वगैरह, लाल फीताशाही वगैरह कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, प्रौद्योगिकी का अभाव। समझ सबसे इम्पोर्टेंट व्यवसायिकता, मूल्य प्रणाली, वैल्यू स्ट्रक्चर सिस्टम को यू रिक्वायर टू चेंज। आप समझ लो कि आप भले सरकार के आवरण में काम करो, लेकिन आपका विन्यास, आपका जो करने का तौर तरीका प्राइवेट होना चाहिए। क्योंकि लोक उपक्रमों का जो रूजवेल्ट ने परिभाषा दिया था कि ढांचा भले सरकारी है, आवरण सरकारी है, लेकिन कार्य व्यवहार निजी होना चाहिए, तभी आप इनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाओगे। तो मूल्य प्रणाली को आपको अपडेट करना पड़ेगा, व्यवसायिक बनना पड़ेगा, तभी आप इन्हें मैनेज कर सकोगे। तो आज के तारीख में आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा, प्रबंधन के नए तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको व्यवसायिक बनना होगा, आपको व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ओपन करने का, ज्यादा से ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाने का, कस्टमर फ्रेंडली बनाने का, लोगों में विश्वास जमे, ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का आपको प्रयास करना होगा, समझ। तो 5 बदला से तो पहले आईटी, दूसरा कह सकते हो प्रोफेशनलिज्म, व्यवसायिकता, पहले आईटी का प्रयोग, दूसरा व्यवसायिकता, तीसरा जनता के में विश्वास, आपका क्रेडिबिलिटी बने, ये सुनिश्चित होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, बताइए, खुला, मतलब कह सकते हैं गुणवत्ता सुधार, मतलब प्राइस जो है, कॉम्पिटिटिवनेस आपको होना चाहिए, आपके जो वस्तुओं के मूल्य हो, सेवा के मूल्य वो प्रतिस्पर्धी हो, और लोग को कोई कंफ्यूजन न रहे आपका चयन करने में, समझ रहे। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, बोले एक कारपोरेट कल्चर होना चाहिए, वर्क कल्चर होना चाहिए, जिससे कि लोग और व्यवसायिक ढंग से काम कर सके। इस पर आप वर्कआउट करना, लिखो, और कोई दिक्कत है तो फोन करना, समझ रहे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर वर्कआउट करके लिखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, गुड टॉपिक।